वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव झा। कैसे हैं आप सभी मित्र? स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सब कुशल मंगल होगा और आप निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे रहना है आपको, क्योंकि यही निरंतरता ही आपको सफलता दिलाएगी, है ना। तो और पढ़ाई में सफलता लेने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं, इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है कि आपका बेस हमेशा मजबूत होना चाहिए, चाहे वह माइंडसेट वाला रहा हो या पढ़ाई से संबंधित। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, माइंडसेट भी अच्छा बना हुआ है, तो आपकी पढ़ाई निश्चित रूप से बढ़िया होगी। और तब अगर वह पढ़ाई बढ़िया हो गई तो सिलेक्शन भी अच्छे से आपको मिल जाएगा। जो भी आप सिलेक्शन चाहते हैं, जिस क्षेत्र में चाहते हैं, वो सभी मिल जाएंगी। तो चलिए इसी फाउंडेशन को हम लोग तैयार करते हैं। आज हम लोग जो क्लास 7 है उसकी NCERT ख़त्म करेंगे और इसकी यह क्लास जो है वह पहली है। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, आप देखेंगे कक्षा 7 की जो NCERT है वह स्पेशली जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला पार्ट है उससे संबंधित है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक भी है वह कौन सा है? वह इसी इन्वायरमेंट का है, पर्यावरण का है, जिसको हमें समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि पर्यावरण क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं, और जो यह पर्यावरण है इसमें जो एक दूसरे पे जीव आश्रित हैं, जैविक और अजैविक घटक के रूप में, वह कैसे हैं और इनका क्या योगदान रहा है। तो कुल मिला के जैसे मैं फिर कहूँगा कि चाहे आप कक्षा 6 की पढ़िए NCERT, चाहे 7 की, चाहे 8 की, उसका सिर्फ मूल उद्देश्य ये है कि आपको क्या कराया जाए, शब्दों से परिचित कराया जाए। वहाँ आपको ज़्यादा लिंकिंग वाली बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद जो है 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तब वो चीज़ें आपको बृहद रूप से मिलने लगेंगी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड, वह क्या नोटिस कर रहा है? तो दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। ठीक है। People said that a huge building with many flats will be constructed there। तो जहाँ उसका प्ले ग्राउंड था वहाँ पे क्या है, खेल के मैदान में क्या हो रहा है, खुदाई हो गई थी। और वहीं जहाँ पे वह खेलने जाता था, और क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब पता लगाया उसने तो कहा कि बहुत मंजिला इमारत वाली एक क्या बनेगी यहाँ पे, तो एक फ्लैट बनेगा। ठीक है। तो यहाँ हमें यह भी समझना है कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो एक मामला बहुत चर्चा में है। शाहरुख खान की लड़की सुहाना खान के नाम से करीब 18 एकड़ या 18 बीघे ज़मीन खरीदी गई है। और जो वह ज़मीन खरीदी गई है वह बुरा नहीं है, उसको इस आधार पे खरीदा गया है कि सुहाना खान एक कृषक हैं, वो कृषि करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने यह ज़मीन लिया है। तो जब आप कृषि के नाम पे ज़मीन लेते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाता है, कुछ सस्ती ज़मीन भी मिल जाती है ना। बाकी सुहाना खान कितना कृषि करेंगी ये आपको पता ही है। तो वही चीज़ें हैं कि जितने भी हमारे संसाधन होते हैं, पर्यावरण का हम अध्ययन ही इसीलिए कहते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हमें जिम्मेदारी पूर्वक क्या करना है, उपयोग करना है, ताकि हम ना केवल अपना विकास करें बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी विकास कर सकें ना। तो जो यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास में खेल भी आएगा। अब खेल का अगर उनका प्ले ग्राउंड ही नहीं रहेगा तो क्या उनका भौतिक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है? उतना नहीं हो पाएगा ना। तो कुल मिला के ऐसे ही यहाँ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनाई जा रही है। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए क्या हो गया है, नष्ट हो चुका है। ठीक है। जो उसका
प्लेग्राउंड था उसके बारे में उसको क्या पता चल रहा है कि वह हमेशा के लिए क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब वो चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, वो फीलिंग नहीं आएंगी जो उसके साथ होती थी वहाँ पे। तो वह दुखित हो जाता है और अपने सहपाठी को यह बात बताता है। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण जो है बदल रहा है। ठीक, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो यहाँ पे यह भी आपको समझना है कि जब हम कहते हैं ना कि हमें सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो उसका अर्थ ही यही है कि हमें विकास का जो दृष्टिकोण है वह कैसे रखना है। पर्यावरण के विकास में हमारा विकास होगा कि पर्यावरण के विनाश में हमारा विकास होगा। तो जो अभी तक हम करते आए हैं वह पर्यावरण के विनाश में अपना विकास देख रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल प्रकृति भी दे रही है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए हम भी आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा, जैसे पंजाब देखिए कितना ज़्यादा जूझ रहा है, राजस्थान में पानी पहुंच रहा है, जो इलाके में कभी पानी नहीं आता था वहाँ बाढ़ का पानी आ रहा है न। और हिमाचल प्रदेश हुआ, यहाँ बादल फटने की उत्तराखंड में घटनाएं बहुत गंभीर रूप से हो रही हैं। तो ये सब जो घटनाएं घटित हो रही है वह यही दर्शाता है कि पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है। इसलिए हमें जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको त्यागना पड़ेगा और हमें पर्यावरण के साथ अपना विकास करना है। ठीक है, तो यही है कि देखो कैसे हमारा समाज क्या है, बदल रहा है। बदल कैसे रहा है पर्यावरण, तो यही है कि जितने भी हैं पेड़ काट काट के हम अच्छे अच्छे होटल बना रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सड़कें बना रहे हैं। जहाँ आदमी को कुछ नहीं करने की ज़रूरत थी, पहाड़ों में सड़कें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। तो जब यह चीज़ आप करेंगे तो उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण आप पाओगे कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, एक यह भी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, अब इसकी बात किया जाए कि यह क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करें कि पर्यावरण क्या है, तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है इसमें। तो कोई आपसे पर्यावरण के बारे में पूछो तो जैसे सामान्यतः अर्थ क्या होता है कि परि और आवरण दो शब्दों से मिलके बना है ना। सामान्यतः यह हम लोगों ने पढ़ा है कि परि प्लस आवरण। ठीक है, परि मतलब क्या है, प्राकृतिक है, प्रकृति का आवरण है ना, जो घिरा हुआ है। आवरण मतलब क्या है, घिरा हुआ है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, वहीं पे जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो एनवायरनमेंट शब्द है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और उसका जो फ्रेंच में अर्थ होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंच भाषा में वह क्या है, तो आप बताओगे। उसमें जो फ्रेंच भाषा में दिया गया है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। तो वही घिरा होना, पड़ोसी, एक ही बात है ना। ये तो व्यवहारिक बातें हो गई, लेकिन अगर हम टेक्निकली इसको समझने का प्रयास करें कि पर्यावरण क्या है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो हम बताएंगे कि पर्यावरण जीवों और जो अजैविक तत्व हैं, क्या, जो पर्यावरण के अंतर्गत क्या हमें ध्यान रखना है, जो जीव हैं या जैविक हैं और जो अजैविक तत्व हैं, क्या, अजैविक, बायोटिक, नॉन बायोटिक, अजैविक तत्व हैं, इनके बीच का हमें अंतर संबंध ध्यान रखना है। जो इनके बीच पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वह किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरण के अंतर्गत। तो पर्यावरण जीव और अजैविक तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों का परिणाम है। जिससे जब यह अंतर संबंध बनेगा तो इसी से जीवन का आधार तैयार होगा। क्या, जीवन का
आधार तैयार होगा। यह भी हमें ध्यान रखना है, क्या जीवन का आधार तैयार होता है। ठीक है, अगर जीवन का आधार तैयार हो रहा है, जो यह क्रियाएं हैं जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो हम आश्रित हो रहे हैं, तो किन रूप में हो रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हो कि जैसे जंगल है और इस जंगल में एक हिरन रह रहा है, ठीक है, और इन दोनों का जो पोषण हो रहा है, इसी में एक चीज़ है सौर ऊर्जा। कौन है? सौर ऊर्जा है। तो इन तीनों का संबंध क्या है, इससे है कि नहीं है, और जीवन का आधार तय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है यह कैसा तत्व है? नॉन बायोटिक अजैविक तत्व है। कैसा तत्व है? अजैविक तत्व है। बाकी ये दोनों कैसे हैं? बायोटिक हैं ना, ये दो कैसे हैं? बायोटिक हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, एक बेसिक सी बातें हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जैसे शिक्षक ने कहा कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे इस रूम का भी अपना एक पर्यावरण है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे भी एक आप जहाँ से देख रहे होंगे उसका भी पर्यावरण होगा। कहीं पे चींटी होगी, कहीं पे मच्छर होंगे, कहीं पे मक्खी होंगे ना, कहीं पे जो है आप कहीं बैठे होगे तो लकड़ी भी होगी, दीवार भी होगी। तो मतलब अजैविक तत्व भी देखने को मिलेगा, और इनके बीच क्या है, तो एक अंतर संबंध है। ठीक है, एक दूसरे पे यह आश्रित हैं, और जब इससे जीवन का आधार तय होता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो जीवन का आधार भी इसका क्या है? की पॉइंट है, जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे इसका अर्थ क्या है? स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे क्या हैं? पर्यावरण के अंग हैं। जो हमारे आसपास हमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं सब पर्यावरण हैं। ठीक है, फिर अगर आगे आएँ तो जैसे यहाँ पे है कि यस सेड द टीचर बट वेट, इन्होंने कहा, लेकिन थोड़ा इसको और हमें लॉजिकल तरीके से सोचना है कि जैसे सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स ना, तो यह किसके द्वारा क्रिएशन किया जा रहा है? नेचर के द्वारा। और कुछ है अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स। तो मतलब जो हम जैविक और अजैविक घटकों को देख रहे हैं, तो अजैविक घटकों को हम दो आधारों पे बांट सकते हैं, एक प्रकृति के द्वारा निर्मित, एक मनुष्य के द्वारा निर्मित। तो प्रकृति पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण कर रहा है, हम लोग रोड, हॉस्पिटल, रेलवे लाइन बना रहे हैं, रेलगाड़ी बना रहे हैं, तो यह हमारे द्वारा निर्मित संरचना है, हमारे द्वारा निर्मित पर्यावरण है ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम आगे आए तो नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ यू क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसकी सूची आपको बनाना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप बना लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हम क्या समझते हैं कि पर्यावरण के जो इन्वायरमेंट है इसको कौन कौन से कंपोनेंट है और इसको हमें किस दृष्टि से समझना है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यह प्राकृतिक है, यह मानव निर्मित है, और यह क्या है? मानव खुद पर्यावरण का भी एक हिस्सा होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। हमेशा पर्यावरण में जो है मानव को रखा जाता है, लेकिन एक अलग भूमिका में रखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे प्राकृतिक रूप से क्या है? वाटर है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स हैं ना, बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है। ये सब क्या है? नेचुरल कंपोनेंट हैं, किसके? इन्वायरमेंट के। वहीं पे अगर ह्यूमन मेड की बात करें तो बिल्डिंग है, पार्क्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब किसके पार्ट हैं? तो ये ह्यूमन मेड के। और ह्यूमन भी तो एक बनाता है, मानव पर्यावरण भी है। वह कैसा है? सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से
जिस पर्यावरण को बनाता है वह क्या है भी, इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। तो जैसे स्वयं है, फैमिली के साथ है, कम्युनिटी के साथ है, धर्म के साथ है, एजुकेशनल है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो यह जितनी भी चीज़ें हैं यह मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी किस में आएगा, मानव पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में आएगा, इंडस्ट्रीज भी आएंगी। तो इनको आपको बहुत व्यापक रूप से समझना है। ठीक है, तो चाहे वह धर्म है, क्या यह पर्यावरण का अंग है? बिल्कुल है। एजुकेशनल संस्थान जो हैं यह है, बिल्कुल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। पॉलिटिकल सिचुएशन आएंगी। क्या इनका जैसे प्रश्न है कि वहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा पर्यावरण में, तो एक चीज़ हमने समझा था कि यह जीवन का आधार तय करता है, लेकिन किस कंडीशन में। तब आपने बताया कि सर एक दूसरे को यह प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पे यह आश्रित होते हैं, अंतर संबंधित हैं। अगर किसी देश में अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, उनका यह कहना है कि हम पेरिस जलवायु सम्मेलन में जो सस्टेनेबल गोल है उसको नहीं मानते हैं, उससे बाहर जा रहे हैं। तो वह क्या करेगा आदमी, पर्यावरण को ही तो नुकसान पहुंचाएगा। कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग करेगा ना, वह पेड़ों को काट के पूरा कंक्रीट के जंगल तैयार कर देगा। तो उससे वह न केवल अपना विनाश कर रहा है बल्कि संपूर्ण मानव जात के विनाश में मदद कर रहा है, जाने अनजाने में ना। तो इनका भी पर्यावरण के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तभी तो इतने सारे कन्वेंशन किए जाते हैं, इतने सारे संधि समझौते किए जाते हैं, ताकि सब मिल के ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बिना सामूहिक भागीदारी के पर्यावरण की रक्षा नहीं की जा सकती है। कई बार देखते हैं ना, पाकिस्तान आरोप लगाता है कि जो भारत है यहाँ पे जो पंजाब वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा जब ये जला देते हैं, हरियाणा पंजाब वाले धान को की जो फसल होती है उसके, जिसको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, तो एकदम धुंध जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है। तो ये सब मिल के किसका निर्माण करते हैं, तो आप कहोगे ये सब मिल के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। फिर वही चीज़ें यहाँ पे है कि वही सब आपको भी एक सूची बनाना है। ठीक है, क्या करना है, सूची व एक लिस्ट बनाइए। जैसे इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है। ठीक है, इन्होंने पूछा कि व्हाई इज़ योर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है। तो उन्होंने कहा, जो उनके सर हैं, उन्होंने क्या कहा कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी नीड्स हैं वह धीरे धीरे क्या हैं, बढ़ती जा रही हैं, उनमें भी बदलाव आ रहा है। जब बदलाव आएगा तो वह क्या करेंगे, प्रकृति का शोषण करेंगे, और जब प्रकृति का शोषण करेंगे तो प्रकृति डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। वही चीज़ें होंगी, जो नेचुरल रिसोर्स हैं जब उसका आप अंधाधुंध सेवन करोगे तो दिक्कतें गंभीर होंगी कि नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जो झारखंड वाले एरिया हैं, जो मयूरभंज का एरिया है, वहाँ जब आप कभी जाएंगे जो खदान वाले एरिया में है, सरकार ने क्या किया है, खदानों से कोयले को तो निकाल लिया है, लेकिन बहुत ऐसे खदान है उसका सही से निपटान नहीं किया गया है। अब वहाँ पे जो आदिवासी लोग रह रहे हैं उनका जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कई खदानों में ऐसे आग लगी हुई है, ज़मीन पूरी गर्म रहती है, और ऐसी कंडीशन में, कठिन परिस्थितियों में वहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। हाँ, वहाँ पानी जो है साफ पीने के लिए नहीं है, काला काला पानी भी आता है। तो कारण क्या है, असमान विकास एक कारण है कि विकास तो कर रहे हैं, तो जहाँ एक तरफ हम प्रकृति को भी नष्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ असमान विकास कर रहे हैं। इसकी वजह से न एसी हर जगह ज़रूरी हो गया है। यहाँ लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, लेकिन एक जगह बिना एसी के आदमी नहीं रह सकता है। उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें कोयला चाहिए, जिससे हम विद्युत का उत्पादन कर सकें। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़रूरतें हमारी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, साथ साथ उन ज़रूरतों में परिवर्तन भी आ रहा है। तो और इस वजह से कई बार हम क्या कर रहे हैं, कई अपने
पर्यावरण वाली चीज़ें जो हैं उसको नष्ट किए दे रहे हैं। जैसे ब्राज़ील ने आदेश दे दिया है कि हम अपना विकास करेंगे तो हमें ब्राज़ील के जंगल जो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, अमेजन के जंगल, हम उनको काटेंगे। या तो जो ऐसे समझो जो विकसित देश हैं वह सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं, पर अगर पर्सन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वो फैलाते हैं। हाँ, और उसका भुगतान पूरी दुनिया कर रही है, विकासशील देश के लोग कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी चीज़ें होनी चाहिए, एनवायरनमेंट फंड होना चाहिए। और यह फंड जो है कौन देगा, तो जो विकसित देश हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में सबकी भागीदारी है। या तो सब बचेंगे या तो सब डूब जाएंगे ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को ही हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। तो क्लियर हुआ एनवायरनमेंट क्या है। तो वह क्या है, तो आप बताएंगे कि चाहे वह प्लेस है, चाहे पीपुल है, चाहे थिंग्स हैं, नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या है, यह एनवायरनमेंट है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। ठीक है, तो यह दोनों का मिला जुला रूप है, इसको हमें ध्यान रखना, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने देखा ना, जैविक घटक और अजैविक घटक मिलके किसका निर्माण करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसी चीज़ को हम लोगों ने अभी पढ़ा ना। अगर बात किया जाए कि यह प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप प्राकृतिक तत्व में बताओगे, जो अजीवीय तत्व हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक जैविक हैं और ठीक है बायोटिक हैं। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक जो हैं, अगर इनकी बात किया जाए तो जैसे बायोटिक में क्या आएगा, तो इसमें स्पेशली हम पौधों को शामिल करते हैं, पेड़ पौधे हो गए। इसी में हम बैक्टीरिया और फंगस को शामिल कर सकते हैं। और इसी में क्या है, मानव भी आएगा ना। तो पौधे हुए, मानव हुए, बैक्टीरिया हुए, फंगस हुए, एल्गी हुए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और एबायोटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या सूर्य का प्रकाश आएगा, क्या सूर्य का प्रकाश आएगा, तो यह उसका अंग हो जाएगा। क्या माउंटेन आएंगे, तो बिल्कुल माउंटेन आएंगे। क्या वाटर आएगा, जल आएगा, तो बिल्कुल जल आएगा। या प्लेटू पठार आएंगे, प्लेन मैदान आएंगे, चट्टाने रॉक्स आएंगी, हाँ सब आएंगी। वह किसके अंतर्गत आएंगी, अबायोटिक। क्योंकि इनसे हमारा संबंध है कि नहीं है, इनसे हमारा संबंध तो है ही ना। अगर इनसे हमारा संबंध है, ये तो फिर पर्यावरण को प्रभावित करेंगी ना। तो वही चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जबकि मानवीय पर्यावरण मानव की परस्पर क्रियाएं शामिल हैं, ठीक है, उनके गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। जैसे बायोटिक क्या है, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्लांट्स हुआ एंड एनिमल, और बैक्टीरिया ले सकते हैं, वायरस ले सकते हैं, फंगस ले सकते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, बायोटिक के तहत। एबायोटिक जो है नॉन लिविंग थिंग जितनी हैं, ठीक है, नॉन लिविंग एलिमेंट हैं। जैसे अभी बताया गया कि लैंड है, वाटर है और जीवी सजीव प्राणियों का संसार, ये तो हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें कि जो पर्यावरण होता है, तो इसको हम 3 रूपों से बांट के देख सकते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव पर्यावरण। तो अगर हम यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन लोग आएंगे, तो आप बताओगे कि इसमें जो आएगा नेचुरल एनवायरनमेंट में, वह लैंड आएगा, वाटर आएगा, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सब आएंगे। ठीक है, वहीं पे दूसरा अगर देखा जाए, यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, एक शब्द क्या है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अगर इनकी बात करें और बायोस्फीयर, तो ये जो इनकी बात करें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इनके बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे हमने क्या देखा था, याद होगा, एक हम लोगों ने चित्र बनाया था, कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं,
तो हमने जो यह छोटा वाला भाग है जहाँ पे जलमंडल है, जहाँ पे जलमंडल है, जहाँ पे स्थल मंडल है और जहाँ पे क्या है वायुमंडल है। ठीक है, यह तीन चीज़ें थी और इन तीनों का जहाँ पे मिश्रण पाया जाता है वहीं को हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे जीवन पनपता है। जीवन कहाँ पे होता है? इसी बायोस्फीयर में होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, फिर अब इससे संबंधित अगर हम और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो वही शब्द की उत्पत्ति के बारे में दिया है कि यह फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से क्या है संबंधित है, जिसका अर्थ नेबरहुड होता है या पड़ोस होता है। बात अब अगर हम लिथोस्फीयर की करें कि लिथोस्फीयर क्या होता है, तो इज द सॉलिड क्रस्ट होता है और द हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम स्थलमंडल कहते हैं। यह बना किससे होता है? तो आप बताओगे, यह जो मेड अप फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। लिथोस्फीयर क्या है? तो थिन लेयर है मिट्टी की, साथ ही इसमें रॉक्स हैं और साथ ही इसमें मिनरल्स हैं, इसीलिए हमें नीचे से मिनरल्स मिलते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अब उसी के अंतर्गत लिथोस्फीयर के अंतर्गत माउंटेन आएंगे, प्लेटू आएंगे, प्लेन आएंगे, वैली आएंगे, जैसे विभिन्न आपको स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सब क्या हैं? स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं ना। और ये कैसी होती हैं? विषम होती हैं। क्या इसके अलावा महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं ये स्थलाकृतियाँ? अब बात करें अगर हम, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पे हम और क्या करते हैं? क्या फॉरेस्ट होते हैं? क्या एग्रीकल्चर की चीज़ें होती हैं? मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। तो जो ये स्थल मंडल होते हैं हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? तो ना केवल रहने का आवास प्रदान करते हैं, बल्कि अगर हमें इंडस्ट्री लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में कहा। पशुओं को रहने, उनके चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। साथ ही यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो हमारे खनिज संपदा हैं, कोयला है, लोहा है, सोना है, चांदी है ना, तेल हैं, गैसेज हैं, उनमें भी यह बहुत मदद करता है। तो लिथोस्फीयर की यह भूमिका हमारे जीवन में है। और जो लिथोस्फीयर घटक है यह कैसा है? अबायोटिक है ना, निर्जीव घटक है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये वही चित्र बनाया गया है बायोस्फीयर का, जैवमंडल का, जहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। बात करें जलमंडल की कि जलमंडल किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, तो कहा गया द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर ना। तो जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। यह क्या है? इट कंप्रेसेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज ना। वो क्या हो सकता है? नदी के रूप में हो सकता है, वह तालाब के रूप में हो सकता है, वह सागर महासागर के रूप में हो सकता है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ना। तो सभी प्राणियों के लिए यह क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। ये कल वाली जो पिछली क्लास है उन्हीं का यहाँ पे रिवीजन करवाया जा रहा है। एटमॉस्फेयर क्या है? तो आपने पढ़ा था कि जो वायु है इसकी फैली हुई जो पतली परतें हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और यह जो है फैली हुई परतें जो हैं वायुमंडल में, यह किस कारण टिकी हुई हैं? तो बताओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा है। अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, किससे हमें बचाता है? तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें बचाता है ना। बाकी जो गर्मी है, हानिकारक किरणें हैं, गर्मी है, उनसे भी हमें बचाता है ये ना। जो झुलसाने वाली गर्मी है उससे हमें बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो जो हमारा वायुमंडल है, क्या उसमें केवल गैसेस भर होती हैं? तो ऐसा नहीं है।
गैसेस तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें डस्ट भी पाया जाता है, उसमें साथ साथ वाटर वेपर भी पाया जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था ना वायुमंडल में कि ये जो वाटर वेपर है किस तरीके से यह जलवायु का निर्माण करते हैं। जलवायु मतलब जल में वायु की मात्रा कितनी है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वहाँ पे वर्षा की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। वर्षा की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो प्राथमिक उत्पादक हैं अर्थात पेड़ पौधे, उनका विकास बहुत ज़्यादा होगा। उनका विकास होगा तो प्राथमिक उपभोक्ताओं का विकास होगा, और इस तरह से क्या होगा, वहाँ पे जो आपको फूड चेन है वह बहुत ही उन्नत किस्म का मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ना। तो ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। कैसे? तो आप बताओगे कि जैसे ही वायुमंडल में क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो हैं ही, इनको हम अस्थाई गैस कहते हैं, CO2 भी है जिसको हम अस्थाई गैस कहते हैं, और अस्थाई गैस में वाटर वेपर आता है ना। इसीलिए हर जगह वर्षा कम ज़्यादा होती है क्योंकि वह अस्थाई है। अब बात करें यहाँ पे CO2 की, अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, तो CO2 का काम है एक गर्म कंबल की तरह पृथ्वी के एक औसत तापमान को यह बना के रखने में मदद करता है CO2। अगर यह ना हो तो पृथ्वी जो हो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो मतलब जीवन के निर्माण में इसकी बहुत अहम भूमिका रही है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में हो तभी फायदा है। तभी क्या है, फायदा है। 0.03% यह पाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मानव निर्मित जो घटक हैं उसको शामिल कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गाड़ियों का विकास कर रहे हैं, और हम जो जंगल को काटते चले जा रहे हैं ना, उसकी जगह कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, तो इन सब से क्या हो रहा है, प्रदूषण बहुत तेज फैल रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण यही सब तो है। तो जो यह CO2 की मात्रा है जब यह बढ़ेगा तो जो पृथ्वी का औसत तापमान होगा, टेम्परेचर, वह भी बढ़ेगा। अगर औसत तापमान में पृथ्वी के परिवर्तन आएगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा। तो जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो राजस्थान में भी बाढ़ आ सकती है। ऐसा हो सकता है ना, जहाँ कभी बारिश ना हुआ हो वहाँ बारिश हो जाएगी, और जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ बारिश नहीं, बंद ही नहीं हो सकती है, वहाँ सूखा पड़ जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन कहते हैं, मौसमों में अनियमित परिवर्तन होना ना। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको कि मौसम एवं जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, यह वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है, उसकी कारण ऐसा हो रहा है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, प्लांट और एनिमल मिलके, ठीक है। और द लिविंग वर्ल्ड इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। तो जो अभी हम लोगों ने देखा था चित्र में न, तो जो यह क्षेत्र है देख रहे हैं ना, बहुत नैरो जोन है। तो उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहाँ स्थल, जल और वायु, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिल के बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अब परितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें समस्त जीवधारी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको हमें समझना, जो क्रिया कर रहे हैं फिजिकल and chemical factor of the environment in which they live all linked by transfer of energy and matter। तो इस चीज़ को भी समझना है कि क्या कर रहे हैं, जो अन्योन क्रियाएं वह कर रहे हैं, वह कैसे कर रहे हैं, भौतिक और रासायनिक रूप से करते हैं। जब वह भौतिक और रासायनिक क्रियाएं करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा परितंत्र होता है उसमें पोषण का प्रवाह होता है, उसमें एनर्जी का प्रवाह होता है, और जब उसमें पोषण और एनर्जी आएगा तो उसी को कहते हैं कि वहाँ से हमें जीवन का आधार मिलता है, क्योंकि जीवन वहीं पे होगा जहाँ पे ऊर्जा और पोषण मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं।
फिर यहाँ पे यह समझाया जा रहा है कि परितंत्र क्या है। एग्जाम्पल के रूप में व्हाट इज इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। क्या जेस्सी बोल रही हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहा है। व्हाट इज अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। एक तरफ मूसलाधार वर्षा हो रही है, वहीं पे कुछ लोगों को केरला अपना होम टाउन याद आ रहा है, और वो क्या रहे हैं कि यहाँ आना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या सुंदरता है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जाओगे तो राजस्थान के भी कुछ लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो कहेंगे आपके यहाँ का मौसम तो बहुत सुहाना है, कहीं पे वर्षा हो रही है, आप नारियल का खेत दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नारियल का पानी भी मिलना मुश्किल है, मतलब जल की बहुत कमी है, उसका शॉर्टेज है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हम तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, हरियाली तो जाने दीजिए। लेकिन तभी रवि ने कहा कि वहाँ ऊँट तो भी मिलते हैं। तो यहाँ इस लाइन का अर्थ यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी में जहाँ जीवन है, जहाँ बायोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ जैसे ताप का प्रभाव पड़ेगा, वर्षा का प्रभाव पड़ेगा, उसके अनुरूप वहाँ भौगोलिक विकास के आधार पे जीवों का भी विकास होगा। वह अपने आप को उस वहाँ की जलवायु के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे जो वहाँ पे ऊँट मिल रहा है, तो ऊँट की विशेषता क्या है कि उसका ऐसा शारीरिक विकास किया गया है कि कई दिनों तक वह बिना पानी के रह सकता है, वह आराम से रेतीले जगहों पे चल सकता है। वहीं ध्रुवों पे जाओगे तो ध्रुवी भालू आपको दिखाई देंगे, मोटे मोटे उनके फर जैसे बाल दिखाई देंगे, कान एकदम छोटे छोटे दिखाई देंगे, और बहुत दिनों तक वह सोते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जहाँ का भूगोल बदलेगा, वहाँ जो रहने वाले जीव हैं, जो लोग हैं, वह अपने आप को वैसे ढाल लेते हैं। अगर आप ढाल लेते हो तो प्रकृति के साथ आगे निकल जाओगे, नहीं ढाल पाओगे, नहीं समय के साथ बदलाव लाओगे, पूरा जीवन खत्म कर लोगे। तो जो लोग जीवन अपना ख़त्म कर लेते हैं, निराश परेशान हो जाते हैं, कारण यही है कि जिस तेज़ी से उनको बदलाव करना चाहिए था, उतनी तेज़ी से वह नहीं कर पाते हैं, या बदलाव इतना ज़्यादा तेज़ी से कर देते हैं जिसके दुष्परिणाम आते हैं। तो आपको धैर्य के साथ अपने जीवन में भी, अपने पढ़ाई में भी बदलाव, अपने फैसलों में भी बदलाव लाना पड़ेगा ना। इसी को हम संतुलन कहते हैं। प्रकृति किस पे काम करती है? तो कहोगे संतुलन पे काम करती है ना। चलिए, फिर ये सब चीज़ें, एक ताल अभी बताया ना कि परितंत्र क्या हो सकता है। रेगिस्तान एक परितंत्र हो सकता है, रूम भी एक परितंत्र हो सकता है ना। तो यह छोटा और बहुत बड़ा दोनों रूपों में हो सकता है, इस बात को आपको समझना है। फिर हम लोग आते हैं, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें हम सांप भी दिखाई देंगे, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि डिजर्ट में सिर्फ क्या है, ऊँट ही भर देखने को आपको मिलेंगे, छिपकली, स्नेक भी हैं, मेनी इंसेक्ट भी हैं वहाँ पे। तभी रवि क्या है, वह हैरत में पड़ जाता है। ठीक है, और व्हाई डू द एनिमल्स दे वेजिटेशन एंड दे वे पीपल लाइव वेरी फार्म ऑफ प्लेस टू प्लेस। तो उनका भी यही कहना है कि इतने तरीके जो हैं वह भिन्न क्यों हैं भैया, जो यहाँ पे है हर जगह तरीके जो हैं लोगों के प्लेस टू प्लेस, वह इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब बिल्कुल बहुत संबंध है। अगर संबंध है, शिक्षक ने कहा, तो कैसे संबंध है वह बता रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा, वस्तु विनिमय पद्धति या वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। इंटरडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर पे। ठीक है, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम इकोसिस्टम। ठीक है, तो आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है?
परितंत्र का निर्माण कहलाता है। तो परितंत्र का निर्माण क्या कहलाता है कि जो भी चीज़ें हैं उनका एक दूसरे से संबंध होना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, तभी जीवन का आधार तय हो पाएगा। जहाँ पे जीवन का आधार नहीं तय हो पा रहा है तो उसको हम डेड इकोसिस्टम कहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से हम अपना विकास कर रहे हैं वह हम डेड इकोसिस्टम की ओर जा रहे हैं, और इसी को हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, चलिए फिर है अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी अपना एक परितंत्र इकोसिस्टम हो सकता है। कि मैंने पहले ही कहा ना आप लोगों से कि यह छोटा भी हो सकता है और यह बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। घास जैसे सवाना, ग्रासलैंड में आओगे जैसे सवाना का नाम सुना होगा ना, तो सवाना घास का अपना महत्व है, जलीय परितंत्र का अपना अलग महत्व है ना। जो कोरल रीफ है वहाँ का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। आप जिस रूम में हैं उसका अपना एक अलग इकोसिस्टम है। यहाँ तक कि जो आपके यहाँ या आपने देखा होगा एक्वेरियम होता है जहाँ पे मछली को हम लोग रखते हैं, छोटा सा कांच का होता है ना, वहाँ पे भी परितंत्र होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और वहाँ आपको दोनों चीज़ मिलेंगी, बायोटिक, एबायोटिक, दोनों चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, वह स्मॉल पॉन्ड के रूप में भी हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि जो पार्क था क्या वह एक इकोसिस्टम था। तो बिल्कुल पार्क भी अपना एक इकोसिस्टम था, जैसे कि एक एक्वेरियम हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, मानवीय पर्यावरण क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, तो जो मानवीय पर्यावरण होता है तो मानवीय पर्यावरण से आने से पहले जो हम जैविक घटक के बारे में देख रहे थे, यहाँ कुछ चीज़ें हम और अगर देख लें, इसके बारे में, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, तो अगर हम इसकी बात करें कि जो यह बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम 3 आधार पे बांटते हैं। जैविक अपघटक को, जो ये घटक होते हैं सॉरी, इनको हम कितने पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में बांटते हैं तो ध्यान रखना है। जैसे कि जो सबसे पहले नंबर पे आता है उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, अर्थात उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर बोलते हैं। जो दूसरे नंबर पे है वह है उपभोक्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं ना। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है, उपभोक्ता होता है। और तीसरे नंबर पे कौन होता है, डिकम्पोजर, जो विघटनकर्ता होता है ना। अब अगर बात करें कि जो ये उत्पादक होते हैं इसके अंतर्गत क्या आते हैं, उत्पादक का अर्थ क्या है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से बनाते हैं, वह किसके अंतर्गत आएंगे, उत्पादक में। यह जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आएंगे, तो आप कहोगे कि जैसे प्लांट हुआ, प्लांट आएगा, एल्गी आएगा ना। जैसे प्लांट हुआ, जैसे एल्गी हुआ, ये किसके पार्ट हैं, उत्पादक के पार्ट हैं। और यह भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं ना। फिर अगर हम उपभोक्ता, कंज्यूमर में आए तो इसकी बात करें तो यह किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आप बताओगे कि जो उपभोक्ता होते हैं यह दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं।
दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो फिर वह कितने प्रकार के होते हैं? दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। अगर दूसरे जीवों पे भोजन के लिए निर्भर होते हैं तो फिर यह होते कितने प्रकार के हैं? तो इसी में आपने सुना होगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस नाम सुना है। तो इसी में शाकाहारी आते हैं जीव, इसी में मांसाहारी जीव आते हैं, ठीक है। और इसी में आप देखते हैं सर्वाहारी जीव आते हैं। कौन जीव आते हैं? सर्वाहारी। क्या मानव जो है एक सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आता है? क्या शेर जो है एक मांसाहारी जीव के अंतर्गत आता है, कार्निवोरस में आता है कि नहीं? क्या गाय भैंस जो है वो हर्बीवोरस के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे? और जो तीसरा तत्व होता है विघटनकर्ता, यह क्या करता है? तो जो ये दोनों चीज़ें हैं, चाहे वह प्लांट के रूप में हो चाहे एनिमल के रूप में हो, इनको यह क्या करता है? इनको सड़ाने गलाने का कार्य करता है, अर्थात इनको जटिल अणु से सरल अणु में तोड़ देता है और मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी में मिलने का मतलब मिट्टी से इन्होंने पोषक तत्व प्राप्त किए थे, अब पुनः वो पोषक तत्व कहाँ पे पहुँच गए? मिट्टी में पहुँच गए। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि जो यह हैं दोनों उत्पादक उपभोक्ता, इनको सड़ाता गलाता है, ठीक है। जब इसको सड़ाएगा गलाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा? तो जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं, वह कहाँ पहुँच जाएंगे? मिट्टी में पहुँच जाएंगे। तो फिर प्रश्न है कि कौन लोग हैं ये? तो आप कहोगे बैक्टीरिया जो होते हैं इसी के अंतर्गत आएंगे। कौन? बैक्टीरिया इसी के अंतर्गत आएंगे। क्या फंगस भी इसी में आएगा? कवक भी इसी में आएगा? तो कहोगे हाँ, फंगस कवक भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जैविक घटक के बारे में समझना था जो जरूरी था। अब हम लोग आते हैं मानवीय पर्यावरण में। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया यह भी करेगा न, यह भी करेगा। अगर यह ऐसी क्रियाएं कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। तो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेगा तो परिवर्तन होगा भी। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बनाया था। यह बात कर रहे हैं कि जब मानव जीवन का विकास हो रहा था, जंगली जीवन हम लोग जी रहे थे, पाषाण स्टोन एज में थे, तब उस समय हम प्रकृति की वास्तविकता को समझ रहे थे, प्रकृति से ही अपने जीवन को मान रहे थे। इसलिए हमने कभी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा, उसको नियंत्रित करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा बौद्धिक विकास होता चला गया, तो फिर हमारे दिमाग में यह बात आने लगी कि प्रकृति में विजय प्राप्त की जा सकती है। और जब यह सोच डेवलप होने लगी, उसी दिन से हम विनाश की ओर बढ़ने लगे। विकास तो हुआ लेकिन उससे ज़्यादा हम विनाश की ओर जाने लगे, ठीक है। आग की खोज जो हुआ था, ये बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय के हिसाब से। एक तरीके से मनुष्य ने आग जलाना सीख कर प्रकृति को कुछ मात्रा में नियंत्रित करने की कोशिश किया था। शुरुआत वहीं से हुई थी, ठीक है। चलिए, तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं जो हैं वह पूरी हो जाती थी, ठीक है। यही था कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वह आसपास की चीज़ों से क्या हो जाती थी? पूरी हो जाती थी। क्यों पूरी हो जाती थी? क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल था वह बहुत सिंपल था। कैसा था? बहुत सिंपल था। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने का कई तरीका सीख लिया, ठीक है। 24 घंटे का दिन है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना है, तो चलिए समय को कम करते हैं, प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो पहले गोल पहिए का विकास हुआ,
चीज़ों को आसान करने के लिए। उसके बाद साइकिल आया, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आया, फिर 4 व्हीलर आए, फिर ट्रेन आए, फिर आप देख रहे हैं क्या क्या चलते चले आ रहे हैं। मेट्रो आया, मेट्रो के बाद बुलेट ट्रेन आया, फिर कौन ट्रेन आएगा, फिर हवाई जहाज़ से उड़ने लगे। हुआ क्या अंत में? हुआ यही कि जहां हम विकास की चाह में विकास करते जा रहे थे, वहीं जाने अनजाने में क्या जानते ही थे कि हम विनाश की ओर भी जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण है हमारी आवश्यकताएं। पहले जो हमारी आवश्यकताएं थी वह सीमित थी, प्रकृति के अनुरूप थी। अब की आवश्यकताएं नहीं हैं। एक कहा जाता है ना कि फ़ोन 10,000 वाला भी काम में आता है, 15,000 वाला भी सामान्यतः वही काम करता है, बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन लेना सबको एप्पल ही है। इसी को हम कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति ना, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी वह आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपका स्टेटस तय होगा। और यही उपभोक्तावादी सोच ही पर्यावरण को विनाश की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। With time needs grew and become more varied. Humans learn new ways to use and changes environment. They learn to grow crops, domesticate animals and lead the settled life. ठीक है, lead the settled life. तो अब यहाँ पे अस्थाई जीवन जैसे ही जिए, कहीं आना जाना है नहीं, तो प्रकृति ने कहा ठीक है बहुत अस्थाई रह रहे हो, चाहते हो कि ऐसे विकास हो, ठीक है आपको अपने पेट का विकास हम करवा दे रहे हैं, जहाँ नहीं चर्बी जमनी चाहिए वहाँ जमवा दे रहे हैं, शुगर जैसी बीमारियाँ आपको हम दिए दे रहे हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ दिए दे रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ दिए दे रहे हैं, कोरोना आएगा पूरी प्रजाति समाप्त कर देगा, चलिए आप हमसे विजय प्राप्त करिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, और इसी से किसकी शुरुआत हुई? वस्तु विनिमय पद्धति को। किसकी शुरुआत हुई? इसी से वस्तु विनिमय पद्धति का। तो यहाँ जो आपको व्हील है, यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसकी वजह से सरप्लस उत्पादन होना प्रारंभ हुआ, और यही सरप्लस उत्पादन जो है जीवन में अस्थायित्व ले आया, आकांक्षाएं बढ़ा दी, लालसाएं बढ़ा दी, व्यापार होने लगा तब। और व्यापार शुरुआत कैसे? वस्तु विनिमय। ठीक है, आपको 2 किलो चावल की ज़रूरत है, मुझे एक बकरी की ज़रूरत है, 2 किलो आप चावल दीजिए, यह बकरी ले जाइए, यह वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है कि यह ऐसे ही डेवलप होता चला गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारी चीज़ें लार्ज स्तर पे जब प्रोडक्शन होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन ने और उसको फास्ट कर दिया, इंफॉर्मेशन ने तो और ही क्रांति ला दिया ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कुल मिला के गेम फिर कैसा हो गया कि स्विगी 10 मिनट में आए और चमत्कार कर दे ना। तो जो ये स्विगी विगी वाला कंसेप्ट है, ये सब क्या है? यही सब उपभोक्तावादी संस्कृति हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अपना खुद नहीं स्वयं से करना चाहते और डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और गलत जगह पे, जहाँ होना चाहिए वहाँ ना होके हम दूसरे जगह हो रहे हैं ना। और यही सब चीज़ें विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ग्लोबलाइजेशन ने पूरा थियरी ही चेंज कर दिया। क्या आप जानते हैं आप गर्मी से में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? हैव यू एवर थॉट व्हाई यू कैन लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? भाई ऐसा क्यों है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है न। अगर आपको आम के सीजन में आम मिले तो मज़ा है, लेकिन बिना आम के सीजन के भी आम मिलने लगे तो यह असंतुलन की स्थिति है, क्योंकि उसी समय में उसका इस्तेमाल करने से ही उसका संतुलन स्थापित होगा। लेकिन हम धीरे धीरे यही चीज़ तो कर रहे हैं। और जब आप क्या कर रहे हो, जब सीजन नहीं है तब उसको खाओगे तो उसको रखा कैसे जाएगा? केमिकल से बचाया जाएगा, और वह जो पेस्टिसाइड है वो कहाँ जाएगा? हमारे शरीर में आएगा। जब हमारे शरीर में आएगा तो हमें गठिया जैसी बीमारी हो जाएंगी। ऐसा हो रहा है ना, कैंसर जैसी बीमारी हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। हम उसको विजय प्राप्त करने की ओर लगातार प्रयत्नशील हैं।
ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इस का अर्थ पसंद है, लेकिन जो सीजन हो उसी में खाएंगे तभी फायदा होगा। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। इसको हमें समझना पड़ेगा कि समरसता के साथ रहने पे ही हम आगे विकास कर सकते हैं, हमें प्रकृति के साथ ही अपना विकास करना है न। फिर रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम क्या है, नूरी है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती हैं। अब पूर्वोत्तर भारत में आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। कारण क्या है कि जो मिजोरम या पूर्वोत्तर भारत में हरियाली देखने को मिल रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है जनजातीय संस्कृति का होना। और जो जनजातीय संस्कृति है वो जंगल, जल और ज़मीन को बहुत ज़्यादा पूज्य मानते हैं। इस वजह से वहाँ वो हरियाली देखने को मिल रही है। जिस दिन वह उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर बढ़ेंगे तेजी से, उस दिन वहाँ भी विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। रवि के शिक्षक ने भी सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों, लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाएंगे। यही चीज़ें हैं। फिर व्हाट इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें कौन नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो वह क्या नहीं है, एक्वेरियम या ताल नहीं है। इनमें से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, लैंड नहीं है, स्थल नहीं है ना। फिर इनमें से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है, तो सड़क मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो जनसंख्या की वृद्धि जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा किया था। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी, क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। बस करना क्या है, जैसे कि पिछली क्लास में भी बोला था, हर क्लास में यही बोलूँगा कि आप स्वयं का नोट्स बनाते हुए चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे आपको बल देना है, यही आपको सफलता तक ले जाएगी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी मित्रों को, धन्यवाद।